पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मैक्रो लेवल स्टेबिलिटी एक बहुत ही बुनियादी नौइयत की और अहमियत की हामिल ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर तमाम हुकूमतें और जितने भी लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं वो बिलीव ये करते हैं कि जब तक किसी भी मुल्क के अंदर मैक्रो लेवल के ऊपर स्टेबिलिटी नहीं आती उस मुल्क के अंदर लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल नहीं की जा सकती। पिछले दिनों पाकिस्तान के जो लीडिंग थिंक टैंक्स हैं जो इकोनॉमी को कवर करते हैं उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कराई थी जो कि लम्स यूनिवर्सिटी में हुई कि पाकिस्तान के अंदर जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको कैसे हासिल किया जा सकता है। तो उसका जो पहला पैनल डिस्कशन था उसके अंदर डॉक्टर इजाज नबी, डॉक्टर हफीज पाशा, डॉक्टर मुर्तजा सैयद, डॉक्टर मोहसिन खान और डॉक्टर आलिया खान ने पैनलिस्ट के तौर पे शिरकत की। ये वो सेशन था जिससे इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ और इस तरह समझें कि पाकिस्तान की मईशत को समझने वाले जितने भी लीडिंग थिंकर्स हो सकते हैं, उनको इस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा किया गया था। और इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से पहले एक वीडियो बनाई थी, जिसमें एक ओवरव्यू देने की कोशिश की थी। तो आज इस पैनल डिस्कशन में जो कि पहले दिन पहला सेशन था, जिसमें मैक्रो लेवल स्टेबिलिटी के बारे में बात की गई थी और पाकिस्तान के इकोनॉमिक ग्रोथ को एनालाइज करने की कोशिश की गई थी। तो उसमें डॉक्टर हफीज पाशा और मोहसिन खान ने पाकिस्तान की मैक्रो स्टेबिलिटी के बारे में क्या बात की उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इस सेशन का जो आगाज था वो मोहसिन खान ने किया, जो इस वक्त आइडियाज के साथ मुंसलिक हैं और वर्ल्ड बैंक के फॉर्मर डायरेक्टर हैं पाकिस्तान के। तो उनके मुंह से निकली हुई जो बात होगी उसका जो इम्पैक्ट होगा और उसकी जो ग्राउंडेड होगी इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, वो दोनों तरह से होगी कि एक ऐसा बंदा जो कि इस माशी निज़ाम को बड़ी बेहतर तरीके से समझता है, जब वो मैक्रो स्टेबिलिटी की बात करेगा तो वो 3 लाइन्स के ऊपर बात करता है। तो मोहसिन खान साहब के ख्याल में पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके 3 पिलर्स हैं। पहला पिलर तो ये है कि एक करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि फाइनेंसिबल हो। दूसरा, मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए और एडुकेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होने चाहिए। तो इन तीनों इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर जब तक पाकिस्तान अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा, मैक्रो लेवल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल नहीं कर पाएगा। अब इसमें जो बहुत ही अहम बात है समझने वाली, हर वो बंदा जो मईशत को समझना चाहता है पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल के बारे में एक राय कायम करने से पहले उसको सही और गलत होने की तमीज़ पैदा हो जानी चाहिए। वो ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट इटसेल्फ कोई भी अच्छा या बुरा इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं होता। ये बात शायद दर्जन से भी ज़्यादा दफ़ा मैं दोहरा चुका हूँ अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में। तो अब आईएमएफ का एक फॉर्मर डायरेक्टर भी यही बात कर रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट होना कोई मसला नहीं है, लेकिन उस करंट अकाउंट डेफिसिट का फिनांसेबल होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास रेमिटेंसेस की शक्ल में और एक्सपोर्ट्स की शक्ल में इतने डॉलर ज़रूर होने चाहिए कि अगर आपकी इंपोर्ट्स बढ़ती है, जिसके नतीजे में करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, तो उसको आप फाइनेंस कर पाएँ। तो करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान जैसे ममालिक में आता ही है, जैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि लोकल इकोनॉमी के अंदर उस डिमांड जो कि उस इकोनॉमिक ग्रोथ के नतीजे में पैदा हुई थी, उसको पूरा करने की कैपेसिटी नहीं होगी, तो आपकी इंपोर्ट्स लामहला बढ़ेगी। तो करंट अकाउंट डेफिसिट फिर इंडिकेट क्या करता है? अहम सवाल ये है। करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ एक चीज़ को इंडिकेट करता है, बेसिकली 2 चीज़ों को इंडिकेट करता है। पहली चीज़ वो ये इंडिकेट करता है कि आपके मुल्क के अंदर जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, आप जितनी चीज़ें बाहर बेचते हैं, वो कम है और जितनी चीज़ें बाहर से खरीदते हैं, वो ज़्यादा है। तो ये एक इंडिकेटर होता है कि आपके मुल्क के अंदर जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो इम्बैलेंस हो गया है। और दूसरा जो ज़्यादा अहम जो इंडिकेटिव होता है करंट अकाउंट डेफिसिट से, वो ये होता है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो ओवरऑल कंपेटिटिव नहीं रही। जब भी आप किसी दूसरे मुल्क के साथ compete करने की कोशिश करेंगे, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बैलेंस में, वो मुल्क आपको हरा देगा और उस मुल्क से आने वाली चीज़ों की तादाद ज़्यादा होगी और आपके मुल्क से उस मुल्क को एक्सपोर्ट की गई गुड्स और सर्विसेज की तादाद कम होगी। तो पहला जो सेशन था मोहसिन खान साहब का, उसमें इन 3 फैक्टर्स को बुनियाद करार दिया गया कि अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल करनी है, तो इन तीनों इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर आपको बात करना होगी और इनके ऊपर काम करना होगा। इसके बाद डॉक्टर हफीज़ पाशा आए और डॉक्टर हफीज़ पाशा ने डॉक्टर मोहसिन खान की इस बात को कंक्लूड ऐसे किया कि इन तीनों फैक्टर्स से समझ ये आता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ये इटसेल्फ कोई गोल नहीं होता।
ये इंपॉर्टेंट होती है, सफिशिएंट होती है, लेकिन मैक्रो लेवल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल करना कोई भी इकोनॉमिक गोल नहीं हो सकता। रादर इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करना थ्रू मैक्रो लेवल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज द गोल। तो ये बहुत ही एक लर्निंग एक्सपीरियंस था उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान की मैशियत को समझना चाहते हैं कि इन फैक्टर्स का आपस में क्या ताल्लुक होता है। कोई बंदा कहता है माइक्रो लेवल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कोई कहता है मैक्रो लेवल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कोई कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होनी चाहिए, कोई कहता है पर कैपिटा इनकम ज्यादा होनी चाहिए। तो ये इतने ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो इन तमाम फैक्टर्स का आपस में क्या ताल्लुक है, इनमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, मॉडरेटिंग और मीडिएटिंग वेरिएबल कौन सा है, और कौन सा वेरिएबल है जो दूसरे की तरफ लीड करता है, जो कि रास्ता है किसी दूसरे वेरिएबल तक पहुंचने का। तो डॉक्टर हफीज पाशा ने इस बात को कंक्लूड ऐसे किया कि मैक्रो लेवल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज द रूट, इज द पाथ, जिसके ऊपर चल के हमने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को हासिल करना है। अब उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के जो मैक्रो लेवल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के मसाइल हैं उनको इनलिस्ट किया। और ये इन लिस्ट जो है, ये अगर पाकिस्तान के सारे माशी मसाइल को कोई समझना चाहता है तो इस लिस्ट को समझ ले, उसे समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान के टोटल जो माशी मसाइल हैं वो कौन कौन से। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हमेशा से एक करंट अकाउंट और जो बजट है वो डेफिसिट में चल रहा होता है। और 2022 में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बजट डेफिसिट था, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के 7.9% था। इसको ट्विन डेफिसिट थ्योरी कहा जाता है कि जिस मुल्क के अंदर भी करंट अकाउंट डेफिसिट होगा उस मुल्क के अंदर बजट भी डेफिसिट में ही रहेगा, और वाइस वर्सा जिस मुल्क का बजट डेफिसिट में होगा उस मुल्क के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट भी आएगा। इसको ट्विन डेफिसिट थ्योरी कहा जाता है। इसीलिए आईएमएफ कहता है कि आप अपने मुल्क का बजट बैलेंस बनाएं जिसके अंदर डेफिसिट कम से कम हो, ताकि उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो करंट अकाउंट डेफिसिट में ना हो। उसके बाद दूसरा मसला जो मैक्रो लेवल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने बात की वो ये था कि हमारे मुल्क के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो कम होती जा रही है। ये किसी वक्त 5 से 6% होती थी और इस वक्त ये तकरीबन 2.5% है। इससे एक बात ये भी जाहिर होती है कि जो अमूमन आईएमएफ और न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि पब्लिक स्पेंडिंग, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट का जो फुटप्रिंट है इकोनॉमी में वो कम से कम करना चाहिए, डॉक्टर हफीज पाशा इससे उलट सोचते हैं। और वो ये समझते हैं कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल में, सड़कों की शक्ल में, जो कनेक्टिविटी के टूल्स हैं उनकी शक्ल में, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, डिस्पेंसरीज और जितने भी गवर्नमेंट के फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स हैं इनके अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। इससे इकोनॉमी के ऊपर अच्छा असर पड़ता है। और इसी बात से लिंक करता हुआ उन्होंने ये अगला पॉइंट रेज ये किया कि टोटल जो फेडरल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो टोटल डेवलपमेंट के ऊपर स्पेंडिंग है उसका 1/4 है। तो 25% स्पेंडिंग जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर हो रही है उसमें जो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है वो 25% है। तो ये भी पिछले पॉइंट के साथ लिंक पॉइंट है कि इस लो डेवलपमेंट स्पेंडिंग की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ है, जो मैक्रो लेवल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो नहीं आ पा रही। तो पता तकरीबन 2 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स पेयर्स हैं, जो एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं। तो उनके ख्याल में डॉक्टर हफीज पाशा का ये ख्याल है कि उन्होंने ये खुद सर्वेज किए कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स पेयर्स की तादाद है ये 7 मिलियन तक होनी चाहिए। तो इसकी वजह से भी पाकिस्तान के अंदर मैक्रो लेवल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। और एग्रीकल्चर जो हमारी टोटल जीडीपी के 20% से भी ज्यादा है, वहां से जो टैक्स आता है वो आधे % से भी कम आता है। तो बेसिकली अगर हम साइज ऑफ द पाई के हवाले से एनालाइज करें तो जीडीपी में साइज के हवाले से एग्रीकल्चर से टैक्स बिल्कुल आता ही नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि साउथ एशिया पूरी दुनिया में वाहिद ऐसा इलाका है जहाँ पे जो रेजिडेंशियल और या घरेलू सार्फिन है उनको जो एनर्जी दी जाती है उसकी कीमत कम है एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री। उनके ख्याल में इसको भी रिवर्स करने की जरूरत है कि आप पैरिटी के ऊपर प्राइसिंग करें, चाहे इंडस्ट्रियल यूनिट है चाहे रेजिडेंशियल यूनिट है। इसके ऊपर डिबेट की जा सकती है। और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं कि पहले ही मुल्क के अंदर इतनी महंगाई है, तो अगर आप रेजिडेंशियल और इंडस्ट्री को सेम प्राइस के ऊपर एनर्जी देंगे तो गरीब के लिए शायद पाकिस्तान में रहना वैसे मुमकिन नहीं रहेगा। उसके बाद जो हमेशा से उनका एक फेवरेट पॉइंट है इलीट कैप्चर का, उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान के अंदर जो रूरल इलीट है वो पाकिस्तान का जो फार्म एरिया टोटल है उसका 22% ओन करती है। तो देही इलाकों में रहने वाले वो लैंडलॉर्ड जो कि लैंडेड इलीट जिसको डॉक्टर हफीज पाशा कहते हैं कि वो टोटल जो फार्म साइज है पाकिस्तान की टोटल एग्रीकल्चर का उसका 22% से 1% लोग ओन करते हैं। और इस जो टॉप 20% है फार्मर्स पूरे पाकिस्तान के, उनकी जो
नेट इनकम है एग्रीकल्चर से वो 980 बिलियन है, और इस 980 बिलियन रुपए से सिर्फ 3 बिलियन टैक्स इकट्ठा होता है। अब ये 980 बिलियन कितना होता है, इसको समझने के लिए आप ये समझें कि पाकिस्तान का 2022 का जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट का बजट था, पीएसडीपी जिसको कहा जाता है, वो तकरीबन 600 अरब रुपए था। तो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने पूरे पाकिस्तान में डेवलपमेंट के लिए जो खर्चा करना था वो 600 बिलियन था। और पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद 20% ऐसे फार्मर्स हैं जिनकी नेट इनकम एक साल में उस पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बजट से भी ज्यादा थी, और ये 980 बिलियन रुपए की इनकम पे पाकिस्तान को जो टैक्स मिला वो मतलब परसेंटेज में तो उसको शायद मेंशन ही नहीं किया जा सकता कि 980 बिलियन का 3 बिलियन हमें टैक्स मिला। और दूसरा जो सब्सिडीज का मसला है कि सिर्फ एनर्जी की जो सब्सिडी है वो अभी जो साल खत्म हुआ है उसमें हमने 1500 बिलियन रुपए दी, और सिर्फ जो पावर सेक्टर के लिए थी वो 1200 बिलियन थी, जिसको हम सर्कुलर डेट भी कहते हैं। ये ऐसी अनपेड पेमेंट्स हैं जो कि हमने पावर प्रोड्यूसर्स को देनी है। तो मैक्रो लेवल स्टेबिलिटी के ऊपर एक और जो हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है पाकिस्तान के केस में वो ये है कि जो सब्सिडीज है वो हमारे इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा साइज लेके जा रही हैं, और जो हमारी फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने वाली जो अनअकाउंटेड फॉर जिसको कहते हैं कि जायज करप्शन जो है कि वापडा के अंदर भी और सुई गैस के अंदर भी एक ऐसा नंबर डिटरमिन किया हुआ है जिसको वो कहते हैं अनअकाउंटेड फॉर। अनअकाउंटेड फॉर का मतलब ये होता है कि ऐसी गैस, ऐसी बिजली, ऐसी पावर जो कि जनरेट तो की गई लेकिन उसको किसी वजह से फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंचाया गया, तो अब उसको राउंड ऑफ करके बाकी वो लोग जो बिल पे करते हैं उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। अब ये लाइन लॉसेस भी हो सकते हैं, बिजली की और गैस की चोरी भी हो सकती है। तो 28% ऑफ द टोटल पावर वो लाइन लॉसेस में चली जाती है, जिसको अनअकाउंटेड फॉर कहा जाता है। तो अनअकाउंटेड फॉर इतना बड़ा जो परसेंटेज है, ये जाहिर करता है कि हमारी जो पावर के अंदर डील करने वाली गवर्नमेंट सेक्टर की या प्राइवेट सेक्टर की एंटिटीज हैं वो कितनी ज्यादा इनएफिशिएंट है, और 28% एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो डॉक्टर हफीज पाशा की इस प्रेजेंटेशन के बाद वो तमाम पॉइंट्स लिस्ट डाउन हो गए जिनको एनालाइज करके कोई भी एक आम बंदा पाकिस्तान की माशी मसाइल को एक नट शेल में 10-15 मिनट में समझ सकता है। तो ये वो वाली लर्निंग्स थी जो सिर्फ एक 2 घंटे के सेशन से मैं ड्रॉ कर पाया। जैसे पहले अर्ज किया था कि पाकिस्तान की मीशत को समझने वाले जो लीडिंग थिंकर्स हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, तो ये बहुत ही एक इनलाइटनिंग और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस था कि महज 2 घंटे के सेशन में आप इतनी ज्यादा बातें लर्न कर पाएं। और इसमें यह भी मेंशन करना जरूरी है कि इन 5 स्पीकर्स में से अभी मैंने सिर्फ 2 स्पीकर्स की वो चीदा चीदा पॉइंट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो जरूर आगाह कीजिएगा।